नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में संधि, उसकी परिभाषा तथा उसके 3 जो भेद हैं तथा स्वर संधि की व्याख्या करूंगा। मैं इस वीडियो में स्वर संधि की व्याख्या करूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है हिंदी साहित्य शिव सिंह यादव। इसको आप लाइक करें और अपने साथी मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि की क्या आवश्यकता है? संधि का अर्थ है मेल या जोड़ना। संधि में हम दो शब्दों को जब पास पास रखते हैं तो उनके वर्णों में, ध्यान दीजिएगा, संधि के लिए वर्ण महत्वपूर्ण है। वर्णों में आपस में विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन आ जाता है। दो निकटवर्ती का ये कि जब आप दो शब्द लेंगे और उनके जो निकटवर्ती वर्ण है, इनमें परस्पर मिलने से जो विकार, यानी जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, उसको विकार कहते हैं। विकार होता है वह संधि कहलाता है। ये इसका सामान्य नियम है। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे आप दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां शब्द जोड़ने से आवश्यक अधिक है उसका वर्ण का जोड़ना। तो आपका जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण में विकार होगा या अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मेल खाएगा या आपस में पास आएगा। तो आप देखें कि हिम शब्द जो है इसमें अंतिम वर्ण क्या है? तो संधि में हम शुद्ध व्यंजन, जो व्यंजन जिसे कहेंगे, वो स्वर रहित होता है। जो सामान्य व्यंजन होता है जिसको हम प्रयोग करते हैं उसमें स्वर शामिल होता है। तो वास्तव में हिम शब्द में अंतिम वर्ण है आ। क्या है अंतिम वर्ण आ? मां में व्यंजन प्लस स्वर ये शामिल है। तो संधि के नियमानुसार विकार इस आ में पैदा होगा और जो दूसरा शब्द है आपके पास उसका प्रथम वर्ण इसके नजदीक आ रहा है। तो दूसरा वर्ण क्या है आपका? दीर्घ आ। अब जब ये शब्द जुड़ेगा यानी इसमें विकार पैदा होगा तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण यानी आ में और दीर्घ आ में बन जाएगा ये दीर्घ आ, संधि के नियम के अनुसार। अब ये दीर्घ आ बन गया। इसकी मात्रा आप जानते हैं कि एक मात्रा होती है। हिम प्लस आलय, नया शब्द आपका बना यानी नया वर्ण बना हिमालय। नया वर्ण कैसे? ह्रस्व आ यानी छोटा आ, दीर्घ आ मिलकर के बन गया दीर्घ आ। दीर्घ आ अब जब ये संधि के नियम में जुड़ेगा तो ये अपनी मात्रा के रूप में स्वर मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। इन शब्दों के मध्य में स्वर नहीं लिखे जाते, वो मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हिम आलय। ये संधि बन के आई, इसको कहते हैं जोड़ना या जोड़। यदि इसी शब्द को, यानी कोई हमारा संधि युक्त शब्द है और इसको अलग करना हो तब उसे क्या कहेंगे? संधि विच्छेद, यानी संधि को अलग करना। संधि विच्छेद, विच्छेद माने होता है अलग करना। तो आप देखेंगे कि फिर उसी तरीके से वो अलग होगा। हिम पहला शब्द है और यहां पर जो दीर्घ आ बना हुआ था वो दीर्घ आ निकल करके आ जाएगा। लेकिन यहां जो आपका दूसरा शब्द था वो दीर्घ आ पहले से ही था, तो हिम प्लस आलय, ये इसका संधि विच्छेद कहलाएगा। दूसरा उदाहरण हम आपको बताए समझाएं, देव प्लस इंद्र। देव और दूसरा शब्द है इंद्र। तो यहां पर अब आप समझ गए होंगे आसानी से कि इसमें किस वर्ण में विकार पैदा होगा। वा के साथ जो स्वर आ शामिल है, यानी वा व्यंजन प्लस आ। तो यहां पर वा में आ जो शामिल है ये विकार के लिए हमारे पास है आ के बाद ई, जो अनुस्वार है वो आगे, तो आ प्लस ई, यहां पर ये बनता है ए। और ए जब आप मध्य में लिखेंगे तो मात्रा के रूप में, एक मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र। आ प्लस ई बराबर ए। ए मात्रा के रूप में आ गया तो एक मात्रा लग गई। इस प्रकार आपने देखा कि ये संधि क्या है और कैसे काम करते हैं इसके नियम। संधि के 3 भेद हैं सामान्यतः: स्वर संधि,
जिसमें स्वरों में यानी दोनों पर जगह पर स्वर होते हैं, तो स्वरों में विकार उत्पन्न होने से स्वर संधि। व्यंजन संधि, जहां पर व्यंजन वर्णों के जोड़ने से संधि होती है। विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग के बाद अन्य व्यंजन वर्ण होता है, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ जुड़ करके बना है विद्यालय। जगत प्लस ना, यहाँ पर आपका व्यंजन वर्ण है, स्वर रहित है, इसलिए ये विशुद्ध व्यंजन है संधि के हिसाब से। और ता वर्ण के बाद यदि अपने वर्ग का पांचवा वर्ण या ना या मा आता है तो ता का परिवर्तन पांचवें वर्ण में हो जाता है, यानी ये ता ना में कन्वर्ट हो गया, तो जगन्नाथ हो गया। विसर्ग, विसर्ग के बाद यदि वर्गीय व्यंजनों में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यहां आप देखेंगे विसर्ग के बाद क्या आया है, पा फा बा, ये तीसरा वर्ण है पा वर्ग का, इसके आने पर विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो गया। मनोबल। अब मैं आपको स्वर संधि की व्याख्या, परिभाषा और उसके उदाहरण सहित बताऊंगा, आपको स्पष्ट करूंगा। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। संधि के नियम आप जानेंगे। इसमें दो स्वर यानी स्वर संधि में दोनों जगह प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वहां भी स्वर होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण वहां भी स्वर होना चाहिए। तो इस आधार पर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। मैं क्रमशः उदाहरण दे करके एक एक की व्याख्या करूंगा। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ माने क्या होता है, स्वरों का डबल रूप, दोहरा रूप, बड़ा होना। अब आप संक्षिप्त में स्वर समझ लें। स्वर की संख्या है 11। कितनी है? 11 आ ह्रस्व स्वर यानी ये छोटा है, इसकी दोहरी मात्रा है इसमें। आ दीर्घ स्वर, ई ह्रस्व स्वर, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व ए, दीर्घ ए, ह्रस्व ओ, दीर्घ ओ, और दी। तो इस प्रकार ये 11 स्वर है। आप अक्सर हिंदी वर्णमाला में कुछ बच्चे जो छोटे हैं वो देखते हैं कि अं और आहा ये दो भी उनके साथ लिखे होते हैं, तो भ्रम हो जाता है कई बार कि स्वर की संख्या 13 है, लेकिन नहीं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनका अलग नाम है अयोगवाह, अर्थात ये स्वरों के बाद इनका उच्चारण होता है और व्यंजन वर्णों से पहले होता है, यानी स्वर और व्यंजन वर्णों के मध्य इनकी स्थिति होती है उच्चारण करते समय, इसलिए इन्हें अलग रखा गया है। ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो आपके स्वर 11 ही है। अब दीर्घ स्वर संधि में आप जब देखेंगे तो दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व आ और ह्रस्व आ जोड़ करके दोनों मिलकर के क्या बनेगा, दीर्घ आ, यानी जो वर्ण निर्मित होंगे वो सभी स्थितियों में दीर्घ ही होंगे, बड़े ही होंगे। हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। भाव प्लस अर्थ, भाव में जो अंतिम वर्ण है इस शब्द का, वा के साथ क्या लगा हुआ है, स्वर आ, तो भाव का आ और दूसरे वर्ण का आ मिलकर के दीर्घ आ बना, जिससे शब्द निर्मित हुआ भावार्थ। यहाँ पर दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार ह्रस्व आ और दीर्घ आ जुड़ करके बनेगा दीर्घ आ। हिमालय, हिमालय में हलंत के बाद क्या आएगा, आ। तो ये प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है आ और दूसरे का आ मिलकर के दीर्घ आ मिलकर के बना हिमालय। यहाँ पर दीर्घ आ स्वर शामिल है। अब आप देखिए कि अगर प्रथम वर्ण में दीर्घ आ है और दूसरे वर्ण में ह्रस्व आ है तब भी दीर्घ आ का निर्माण ही होगा। यहाँ सीमा प्रथम वर्ण में दीर्घ आ है और दूसरे शब्द में ह्रस्व आ है, बनेगा क्या, दीर्घ आ, सीमांकित, सीमांकित। अगर दोनों वर्णों में यानी दोनों जगह दीर्घ वर्ण हो तो दीर्घ आ और प्लस दीर्घ आ जुड़ करके बनेगा दीर्घ आ। यहाँ उदाहरण देखिए, दया, दया में क्या है आपका या प्लस आ,
यानी अंतिम वर्ण है आपके लिए आ और दूसरा वर्ण है दीर्घ आ, दोनों मिलकर के बना यहाँ पर जो दयानंद है, यहाँ दीर्घ आ का उच्चारण शामिल हो गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि चाहे प्रथम वर्ण में ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, दूसरी तरफ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों स्थितियों में दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है। लेकिन आप एक चीज और ध्यान देंगे कि दोनों जगह पर सजातीय वर्ण होना चाहिए, यानी एक ही रूप में, यानी ह्रस्व रूप में ही होना चाहिए। यदि ई की है तो ई के सामने ई, ऊ के सामने ऊ और एक, तो ये तीन स्थितियां हैं जहां पर आपका स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि बनती है। अब मैं अपने ई और ई का उदाहरण देता हूं। गुण संधि, गुण संधि में आप देखेंगे कि यहां भी दोनों वर्णों में दोनों जगह क्या होना चाहिए, स्वर है, लेकिन स्थिति बदल गई है। इनमें गुणों में परिवर्तन होता है। वहां दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वर थे और यहाँ पर कौन से स्वर बनेंगे, ए ओ अ बनेंगे। तो आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा ह्रस्व ही है, ए और ओ का निर्माण होगा गुण संधि में। तो जो प्रथम वर्ण है, यानी प्रथम स्थान पर यानी जो पहला वर्ण है, वहां पर ह्रस्व आ या दीर्घ आ, इनमें से कोई एक शब्द, एक वर्ण, यानी किसी वर्ण में या तो ये आ या ये दीर्घ आ, और दूसरे वर्ण में ह्रस्व ई या दीर्घ ई, इनमें से कोई एक है, तो परिवर्तन किसमें होगा, ए की कितनी मात्रा है, एक, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी प्रथम वर्ण में आ के बाद यदि ई या दीर्घ ई आता है तो वर्ण में विकार होकर के ए बन जाता है, जो जब हम संधि करते हैं तो वो मात्रा के रूप में बदल जाता है। उदाहरण से देखिए, वीर प्लस इंद्र, तो यहाँ छोटे बच्चों को भी बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि इसमें कौन सा वर्ण जुड़ रहा है। तो अक्सर हमें भ्रम होता है कि ये यहाँ पर रा है, लेकिन ये सामान्य जो वर्ण हम लिखते हैं इसमें स्वर शामिल होता है। इसका निर्माण होता है व्यंजन प्लस आ से, बराबर ये है रा। तो यहाँ पर हम इस रा को देख रहे हैं, तो हमारा आप देखिए कि अंतिम वर्ण कौन है, आ। तो यहाँ पर आ प्लस आ के बाद क्या आया, ई, तो आ प्लस ई बन करके मिलेगा ए, जिसकी मात्रा है ए। तो वीरेंद्र बन गया, क्या बन गया, वीरेंद्र। समझ में आया, वीर यानी आ, इंद्र दीर्घ ह्रस्व ई, और ये दूसरे वर्ण का है ह्रस्व ई यहां पर है, तो ये आ प्लस ई बन करके हो गया वीरेंद्र। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, नर प्लस ईस, नर में रा के बाद कौन सा वर्ण है, आ, तो यानी ये पहला वर्ण, इसका अंतिम वर्ण है आ में जुड़ेगा दीर्घ ई, आ और ई बन मिलकर के भी क्या बनेंगे, ए। इसकी भी मात्रा आप देखेंगे नरेश। यहां पर आपको कैसे लगता है कि ये जो बना ये कहाँ आ गया, तो आप सभी जानते हैं कि मध्य में स्वर को लिखा नहीं जाता, उसको मात्रा में बदल दिया जाता है, इसलिए यहाँ एक ही मात्रा लग गई। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, यदि आ और आ यानी प्रथम शब्द में के अंतिम वर्ण में इन दोनों में से, तो यहाँ भी आ था, यहाँ भी अभी आ ही है, के बाद है यदि ऊ और दीर्घ ऊ, ह्रस्व और दीर्घ ऊ आता है, तो इसका परिवर्तन हम ओ में करते हैं। किसमें करते हैं, ओ में। ये स्वर का ये वर्ण हमें मिलता है ओ। उदाहरण, जल प्लस ऊर्मी, जल का जो अंतिम वर्ण है जहां विकार होगा वो आ है, यानी ला हलंत के बाद क्या लग जाएगा, आ। तो इस तरह से आपका अंतिम वर्ण आ, दूसरा क्या है, ऊर्मी, तो आ के बाद दीर्घ ऊ, आ के बाद दीर्घ ऊ आने पर परिवर्तन ओ में हो जाएगा, जलोर्मी। जलोर्मी में ओ का उच्चारण है, जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी। पर प्लस उपकार, तो पर में कौन सा है अंतिम वर्ण, यहाँ अगर हम हलंत लगा करके आ, तो ये आपका पर यानी आ प्लस उसके बाद ह्रस्व ऊ, तो किसमें परिवर्तन होगा, ओ में परिवर्तन होगा, परोपकार।
यहाँ पर ओ का उच्चारण शामिल है। तो इस तरह से आपने देखा कि आ के बाद यदि ई आता है तो ए में परिवर्तन, आ और आ के बाद यदि ह्रस्व उ और दीर्घ उ आता है तो ओ में परिवर्तन। एक स्वर और है हमारा री। यदि पहले वर्ण में यहां भी आ ही होना चाहिए, आ के बाद यदि री आता है, जो ज्यादातर जो संस्कृत के तत्सम शब्द है, यानी जो तत्सम शब्दावली हिंदी में प्रयोग की जाती है, वहीं पर इसका प्रयोग होता है। हिंदी में अब इस तरह के वर्ण निर्मित नहीं होते हैं, तो इसका जो विकार होकर के वर्ण बनेगा वो अर, इसका उच्चारण अर की भांति होगा। ये लिखने में छिपा रहेगा। आप देखेंगे महा प्लस ऋषि, ऋषि आया, री आया, पहले वर्ण में है दीर्घ आ, दीर्घ आ के बाद री आने पर महर्षि। यहां पर हा जो दीर्घ था यहाँ पर वो ह्रस्व हो गया, लेकिन वो ह्रस्व का उच्चारण आ के साथ रा के रूप में, अर के रूप में हो गया। आप उच्चारण करके देखेंगे महर्षि, महर्षि, अर का बोध यहाँ पर होता है। तो ये आपकी गुण संधि थी, गुण स्वर संधि थी। अब मैं आगे आपको वृद्धि संधि बता रहा हूं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में आप देखेंगे कि जो वर्ण गुण संधि में निर्मित हुए थे ए और ओ, उन गुणों में वृद्धि हो जाती है। आपने देखा दीर्घ संधि में सजातीय स्वर मिलकर के दीर्घ बनते हैं। गुण संधि में आ या इन स्वरों के बाद यदि ये स्वर आते हैं तो इनका ये निर्माण होता है, यानी भिन्न स्वर आते हैं। तो ए और ए ओ निर्मित हुए थे और यहाँ पर इन गुणों में वृद्धि होती है, इसलिए ए और ओ निर्मित होते हैं। अब देखते हैं आ और आ, यानी प्रथम वर्ण में प्रथम वर्ण कैसा होना चाहिए, ह्रस्व आ या दीर्घ आ ही आए दोनों जगह। और उसके बाद यदि ए और ए, यहाँ पर ये दोनों ए और ए दोनों में से कोई एक आता है तो बनेगा ये ए, दी दो मात्राएं, यानी ए का निर्माण होगा, विकार जो उत्पन्न होता है। आ और आ के बाद यदि ओ और औ ये दो वर्ण आते हैं, यानी ओ और औ, तब भी इसका जो विकार होने के बाद जो शब्द निर्मित होगा वो अ होगा, यानी दो मात्राएं। तो आप देखेंगे उदाहरण में लोक ऐसणा, लोक ऐसणा में यानी पहले वर्ण में आ है, का के साथ आ। अब तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसके साथ स्वर शामिल होता है। तो यहाँ पर आ और इसके बाद आया है ए, तो आ के बाद ए वर्ण आता है, यानी आ के बाद और ए वर्ण आता है तो ए बनता है, और ए की दो मात्राएं हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो नया शब्द निर्मित हुआ लौकेसना, लौकेसना, यहाँ पर ए का उच्चारण है। मत एक, मत एक में क्या जुड़ रहा है, आ प्लस ए, आ प्लस ए जोड़ने से क्या निर्मित हुआ, ए, मतैक, इसका उच्चारण होगा मतैक, यानी ए का उच्चारण होगा। इसी प्रकार प्रथम शब्द में यदि आ और आ आता है और दूसरे में ओ और औ का आगमन होता है, नहीं आता है, तो जल प्लस ओ भी, यहाँ पर आ है, आ के बाद यदि ओ आता है तो औ का निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है। जलौघ, ये क्या बना, जल प्लस ओघ, जलौघ, औ का उच्चारण यहाँ होगा। इसी प्रकार वन प्लस औषध, वन औषध, वनौषध, आ के बाद यहाँ पर औ आया, आ और प्लस ओ मिलकर के बना औषध। ये यहाँ औ है, लेकिन इसका नियम है आ के बाद यदि ओ या औ कोई भी आए, आ के बाद औ आया तब भी औ ही निर्मित होगा, तो ये वनौषध हो गया। तो इस प्रकार आप अन्य शब्दों की भी व्याख्या कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अगली संधि, यण संधि। यण स्वर संधि में जिन वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है उससे या तथा वा, ये दो वर्ण बनते हैं। या का निर्माण होता है, यानी विकार होकर के शब्द वर्ण बनता है, और वा कैसे, अब हम यहाँ देखेंगे इसमें कि ई और ई
यानी प्रथम वर्ण, पहले शब्द का कौन सा वर्ण होना चाहिए? ह्रस्व ई या दीर्घ ई, या ह्रस्व उ दीर्घ उ री। ये आपके 5 वर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो, दूसरा वर्ण कौन सा हो? तो ई और ई से भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का या अन्य स्वर भी कहीं कहीं कहा जाता है। अन्य स्वर का मतलब यह है कि दूसरे वर्ण में समान यानी सजातीय स्वर नहीं हो। तो ये इसका सजातीय स्वर होगा ई और दीर्घ ई। अब आप जानते हैं कि अगर हम दूसरी जगह ह्रस्व ई और दीर्घ ई रख देंगे तो ये दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर नहीं होगा। इसको छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर आता है तो ई और ई का या में परिवर्तन हो जाता है। या ये व्यंजन है, ये स्वर रहित है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार प्रथम वर्ण में यदि उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ आता है और दूसरे वर्ण में भिन्न स्वर, तो उ और उ का भिन्न स्वर कौन सा होगा? उ और उ को छोड़कर, यानी इसको छोड़कर, इसको छोड़ करके अन्य कोई स्वर यहाँ पर आता है दूसरे स्थान पर, तो ह्रस्व और दीर्घ उ का वा में परिवर्तन हो जाता है। ये ध्यान देंगे, ये किस में परिवर्तन हो जाता है? वा में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार री, री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, यानी री को छोड़ करके, री को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर आता है तो री का रा में परिवर्तन हो जाता है। अब हम उदाहरण के द्वारा इन चीजों को समझेंगे। आप देखें उदाहरण, यदि प्लस अपि, तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं इस शब्द में, तो इसका अंतिम वर्ण है ई, ह्रस्व ई। अब बच्चे ध्यान दें इस बात को कि ये दा वर्ण की पहली मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब आप शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई सबसे अंत में आता है। मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाऊंगा कि यद्यपि कैसे बना हुआ है। या प्लस आ प्लस दा प्लस आ प्लस ई, ये हो गया यदि। या दा में आ मिल गया दा और ई की मात्रा। तो आप अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई सबसे लास्ट में है, इसलिए ये ई जुड़ने के लिए हमारे पास विकार के लिए ई है, ई प्लस आ। अब आप इस नियम से देखें, ई के बाद भिन्न स्वर, तो ई के बाद ई न आकर के अन्य स्वर क्या आया है? आ, तो ई और आ मिलकर के बनेगा या। क्या बनेगा? या। अब आप इसका उच्चारण देखिए, यद्यपि, यदि प्लस अपि यद्यपि, ये यहां पर दिया हुआ है। इसका एक नियम और भी है कि ये जिसके जब ये आ में परिवर्तन होता है तो प्रथम शब्द के जो वर्ण है उसको स्वर रहित कर देता है। तो ये जो दा के साथ लगा हुआ है, दा के साथ जो आ लगा हुआ है, इसका लोप हो जाता है, इसका यहाँ लोप हो जाता है। ई का परिवर्तन इस आ के साथ मिलकर या में हो गया और इस दा के साथ जो आ लगा हुआ था इसका लोप हो गया। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यद्यपि, इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं यद्यपि। इस दा का जो आ था वो या का निर्माण होते समय लोप हो गया। अब आप ये ध्यान जरूर देंगे, ई के साथ जो आ था उससे या बना, इसका जो इस दा का जो आ था उसका लोप हो गया और आपका नया शब्द बना यद्यपि। अनुवेशन, नया अनु प्लस आय। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि अनु में सबसे अंतिम वर्ण है उ और उ के बाद भिन्न स्वर आ आया हुआ है। उ के बाद उ नहीं है बल्कि अन्य स्वर है, तो ये उ के बाद आ आने पर परिवर्तन हो गया वा में और आपका बन गया अन्वय। इस ना का जो आ है वो लोप हो गया, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्वर रहित ना हो गया, यानी जिसको हम आधा ना भी बोलते हैं, अन्वय। इसी प्रकार मातृ आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, री का रा में परिवर्तन है भिन्न स्वर आने पर, तो री के बाद भिन्न स्वर आ आया हुआ है, इसका रा में परिवर्तन हो गया, तो ये और ता स्वर रहित हो गया, इसलिए ये त्रा बन गया। क्या बन गया? त्रा। तो त्रा का आप जानते हैं, ता स्वर रहित प्लस रा, ता स्वर रहित और प्लस रा बनके बनता है त्रा। दीर्घ स्वर था इसलिए इसकी दीर्घ मात्रा ये आ गई, तो मात्राज्ञा,
मातृ आज्ञा मात्राज्ञा बन गया। तो आपने यहाँ पर यण स्वर संधि को समझा। अब मैं आपको अंतिम स्वर संधि का अंतिम है अयादि संधि की व्याख्या बताता हूँ। स्वर संधि का अंतिम है भेद अयादि स्वर संधि। इसमें दो वर्णों के मेल से जो विकार के द्वारा शब्द बने वर्ण बनेंगे वो है अय, आय, औ, आव। कैसे ये देखते हैं। ए प्रथम जो आपका वर्ण है वो यदि ए है, इसके साथ अन्य स्वर जिसे हमने अभी भिन्न स्वर भी कहा है, कह सकते हैं कि जब हम ए के बाद उससे भिन्न स्वर आता है तो ए को छोड़ करके, इसको छोड़ करके तो आय बनेगा। उदाहरण ने प्लस अन। यहां पर क्या है आपके पास ए के बाद यदि भिन्न स्वर आया हुआ है, यहाँ आ, ए के बाद ए नहीं आया तो भिन्न स्वर आने से यहां बन गया आपका आय। आय से का उच्चारण यहां पर है नयन, नयन, ने अन, नयन, अयन। अय शब्द का यहाँ पर उच्चारण है, आय वर्ण बनता है। इसी प्रकार ऐ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, अन्य स्वर आता है तो उसका उच्चारण होगा आय। कैसे न, यहाँ पर ऐ है, पहले वर्ण में क्या हुआ दिया हुआ है आय, दूसरे वर्ण में है आ, अर्थात भिन्न है, ऐसे भिन्न स्वर है तो यहाँ उच्चारण बनेगा आय। नायक, नय प्लस अक नायक, यहाँ पर आय का भाव आता है, आय नायक, नायक। इसी प्रकार प्रथम वर्ण में ओ, दूसरी जगह पर दूसरे वर्ण में अन्य स्वर आता है तो ओ का औ, ओ का परिवर्तन औ में होगा। जैसे भो प्लस अन, यहाँ पर ओ है, दूसरे वर्ण में है आ, यानी भिन्न स्वर है, भो प्लस अन भवन, भव औ, यहाँ पर बोल है किसका औ, भो प्लस अन भवन। इसी प्रकार औ के बाद यदि उस दूसरे वर्ण में भिन्न स्वर आता है यानी अन्य स्वर आता है तो इसका उच्चारण होगा आव की तरह, आव। पौ यानी ये औ का उच्चारण है, औ है लिखा हुआ, इसके बाद उसका भिन्न स्वर यानी पौ से अलग है, आ है आता है तो उसका उच्चारण बनेगा आव की तरह, पावक। पौ प्लस अक पावक। तो आपने अभी देखा इसमें किस तरह से ए के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो आय, ने प्लस अन नयन, ए के बाद उसका अन्य स्वर आने पर आय अर्थात नय प्लस अक नायक, ओ के बाद अन्य स्वर आने पर औ, भो प्लस अन भवन औ के बाद अन्य स्वर आने पर आव अर्थात पौ प्लस अक पावक। इस प्रकार आपने इस वीडियो में संधि की परिभाषा, संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद और सभी की विशद व्याख्या आपने सीखी। यदि आपको ये व्याख्या समझ में आती है और आपको अच्छी लगती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। धन्यवाद।